जय हिंद। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। साथियों, हम लोग देख रहे हैं साइंस के सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं सभी पीवाई की क्वेश्चंस, चाहे वो बीपीएससी मेंस में हो, बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हों, और अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, ये जो क्लास आपका तीसरा पार्ट 3 अर्थात डे 3 तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिए। सभी क्लासेस महत्वपूर्ण हैं और इस सीरीज में हम लोग कुल देखने वाले हैं 500 प्रश्न, एकदम पूरे डिटेल में है 500, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा 10,000 भी पार कर जाएगा, क्योंकि व्याख्या के साथ देख रहे हैं। इससे जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप पूरे लेक्चर को जरूर देखें। केवल क्वेश्चंस को ऐसा नहीं देखना है कि क्वेश्चन को टिक आउट किए आगे बढ़ने, ऐसा नहीं करना है। पूरे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से देखना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को, और साइंस की क्लास है, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न को पहले पढ़िए, क्या कहता है। कहता है पहला प्रश्न कि अचर तापमान पर 1200 mm मरकरी दाब पर एक गैस का आयतन 1500 घन सेमी है। यदि आयतन 30% से कम कर दिया जाए तो नया दाब। तो देखिए 1200 mm मरकरी दाब, यानी कि इसको मान लेते हैं P1 कितना हो गया, प्रेशर 1200 mm Hg, 1200 mm Hg मरकरी पारा। एक गैस का आयतन 1500 घन सेमी है, तो V1 कितना हो गया 1500 घन सेमी। यदि आयतन 30% कम कर दे, यानी कि V2 जो होगा इसका 30% क्या हो जाएगा कम, यानी कि 1500 माइनस 1500 गुना 30/100। अगर आप मैथ्स पढ़ें तो रखिए 1500 70% निकाल दिया, निकल जाएगा 70%। अगर आप मैथ्स में थोड़ा नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जेल में, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, यानी कि यहाँ से निकल जाएगा 1500 माइनस 15 45 450, यानी घट कितना जाएगा 1050 mmHg, सही ना। V2 कितना आ गया Hg, V2 होगा 1050 mmHg। नया दाब अर्थात क्या पूछा गया P2, ये ना होगा नया दाब। तो देखिए अचर ताप पर प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम का समानुपाती होता है, और कौन से नियम से, बॉयल्स नियम से पढ़े हैं ना। PVT चार्ल्स नियम पढ़े होंगे, एवोगाड्रो का नियम पढ़े होंगे। तो कौन सा नियम पे जा रहा है, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स के नियम से क्या होता है, P1 V1 बराबर P2 V2, सही ना। देखिए मान रखिए P1 कितना भाई मेरे 1200 है, कितना है 1200, गुना V1 1500 1500, P2 नहीं पता, ये तो नहीं करना है। V2 कितना है 1050, यहाँ से P2 निकालेंगे, कहाँ रखे यार बीच में ना। तो यहाँ से P2 बराबर आ जाएगा आपका 1200 1200 गुना 1500 यानी कि 1500 बट्टा 1050। टेंशन कीजिए, बनना चाहिए। देखिए 15 सत्ते 105 यानी कि 70, 15 दाएं के 150 यानी कि 10 मरतबे 100 मरतबे, सही ना। चलिए अब देखिएगा 0 से 0 खत्म कीजिए कहानी, सही ना। अब तो नहीं कैंसिल होगा, यानी कि ये हो गया 12,000 बट्टा 7 आ गया, 12,007 आ गया, ठीक है। अब देखिए 12,000 में 7 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो देखिए 12,000 में 7 से भाग दीजिए। तो देखिए अब जो यहाँ पे जो कंफ्यूजन बन रहा है ना, सब 1800 1700 14 1000 1080 लगभग अप्रॉक्स में ही है, तो आपको तो भाग देना ही पड़ेगा ना। 12,000 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7, तो बच गया 5, ये ना 0 आ गया, 7 सत्ते 49, 1 आ गया 0। अब देखिए 17 आ रहा था, देखिए 1000 तो होगा नहीं, 17 ये हो सकता है, 18 ये होगा नहीं, 1000 यानी कैंसिल कर B हो जाएगा, अर्थात इसमें भाग दिया कितना 1714.2 mmHg हो जाएगा। उतना आप समय क्यों बर्बाद करेंगे पूरा भाग देके, एक अक्षर मिल रहा है तो उसे आप पकड़ लेंगे क्या। क्लियर है, उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे, और आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पे। क्लियर, इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ये था 31 नंबर, 30 तक तो पिछले क्लास में देखे थे। अब ये देखिए
कहता है एक तत्व XCl3 X2O5 और Ca3X2 सूत्र वाले यौगिक बनाता है, लेकिन XC15 नहीं बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है? देखिए X है, Cl3 है, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो XCl3 है, तो संयोजकता जो उल्टा चलता है, यानी कि यहाँ पे X की संयोजकता कितनी है 3 और क्लोरीन Cl की संयोजकता कितनी है, संयोजकता कितना है 1 है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा तो Ca3X2 संयोजकता की बात करें, किसकी बात करें? संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब है Ca3X2 तो इसमें आप देखिएगा Ca3X2 तो इसमें कैल्शियम की संयोजकता कितनी है 2 और X की संयोजकता कितनी है 3, क्योंकि उल्टा चलता है ना। ये हो गया X की संयोजकता 3, यहाँ भी X की संयोजकता कितनी आ गई 3 आ गया। अब अगला जो है वो है, अब आगे कहता है कि लेकिन XC15 नहीं बनाते, यानी कि XC15 नहीं बनाता, अर्थात C की जो संयोजकता है वो 15 नहीं है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व X हो सकता है। तो आपको अब इसमें देखना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता कितनी है 3 है, जो 3 हुआ वही ना। देखिए बोरॉन, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम कितना होता है 13, तो 13 जो होता है इसको कैसे लिखेंगे 2 8 8 2 10 2 8 2 ये हो सकता है। बोरॉन है, उसके बाद क्या है नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। देखिए बोरॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और एल्युमिनियम, इसमें से आपको कह रहा है कि 15 नहीं बनाता है, आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी इसका 3 होगा इसका आंसर क्या हो गया सी होगा। चलिए डिस्कशन की ओर चलते हैं। तो देखिए कहता है कि नाइट्रोजन परमाणु में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह 3 सहसंयोजन बंध बनाता है। इस प्रकार नाइट्रोजन से बने यौगिक है NCl3 N2O5 Ca3 N2 होंगे, लेकिन इसका NCl5 यौगिक संभव नहीं है। देखिए ये जो है ना आपका ये 5 है, ठीक है, XCl5 ये 15 नहीं है, सही कर लीजिएगा, यौगिक संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं संभव? क्योंकि इसकी संयोजकता अगर ये बनेगा NCl5 बनेगा तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितना हो गया 5, जो कि नाइट्रोजन संयोजकता 5 संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 33 देखिए कहता है क्वेश्चंस पढ़िए। कहता है कि नीचे दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको याद रहना चाहिए कि परमाणु द्रव्यमानों पर आधारित था, कौन कौन है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें डोबेराइनर, उसके बाद आता है डोबेराइनर हो गया, न्यूलैंड्स का आवर्तन नियम, न्यूलैंड्स हो गया, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। उसके बाद आता है मेंडलीव का आवर्तन नियम, मेंडलीव क्या आता है मेंडलीव। इन सभी ने जो दिया था ये परमाणु द्रव्यमान पे, किस पे था इसका आधारित आवर्त नियम जो था वो किस पे आधारित था, वर्गीकरण परमाणु द्रव्यमान पे, किस पे परमाणु द्रव्यमान पे। लेकिन मोसले का जो आधुनिक आवर्त जो है वो है परमाणु क्रमांक पे आधारित, किस पे आधारित है परमाणु क्रमांक पे, याद रखेंगे ये तीनों जो है वो परमाणु द्रव्यमान पे, लेकिन मोसले का जो वर्गीकरण है वो किस पे आधारित है परमाणु क्रमांक पे, किस पे आधारित है परमाणु क्रमांक पे। और आधुनिक आवर्त सारणी है इनका, तो आंसर क्या हो जाएगा देखिए कहता है डोबेराइनर सही है। क्या पूछ रहा है परमाणु द्रव्यमान है, डोबेराइनर से, न्यूलैंड्स मोसले नहीं, डोबेराइनर मेंडलीव मोसले नहीं, मोसले आ गया खत्म हो गया, डोबेराइनर न्यूलैंड्स मेंडलीव ये हो जाएगा, मेंडलीव न्यूलैंड्स मोसले आ गया खत्म। मोसले किस पे है परमाणु क्रमांक पे, किस पे आधारित है परमाणु क्रमांक पे। ठीक है क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आप याद रखेंगे 3 जो है परमाणु द्रव्यमान पे, मात्र 1 जो है मोसले का जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
चलिए ये रहा डिस्कशन। कहता डोबेरेनर ने न्यूलैंड एवं मेनली के आवर्तसारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान अथवा परमाणु भार के आधार पर था। वही मोस्ले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु क्रमांक पर रखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सही मिलान कीजिए। ये मिलान वाले क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। जिंक धातु SO2 गैस की गंध PbI2 का रंग। SO2 गैस की जो गंध है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जिंक धातु PbI2 का रंग, PbI2 लेड आयोडाइड। ठीक है, तो लेड आयोडाइड का जो रंग कैसा होता है, येलो होता है। कैसा होता है, पीला होता है, यानी कि एक सी का क्या हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए किस किस में, एक का सी का एक है, सी का दो है, खत्म कहानी। सी का एक है यानी कि ये हो सकता है, सी का दो है, खत्म कहानी। सी का एक है यानी कि ये या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर मिलान करने पूछे तो आप इससे भी चल सकते हैं कि गलत कौन सा वो हटा दे तो सही वाला निकल जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे दो सही आ रहा है, तो अब सही कौन सा है। तो देखिए दोनों में से अब तो कोई सही निकलेगा ना। तो देखिए सही खोजना है आप। अब आता है जिंक धातु। क्या आता है, जिंक धातु और SO2 की गैस। तो SO2 की जो गैस होती है वो सड़ी हुई मसले की तरह रहती है और उसका गंध कैसा होता है आपको याद रखना है, होता है पुंजेंट की तरह। किसकी तरह होता है, पुंजेंट की तरह। तो इसका क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। तो यानी कि बी का 2 तो क्या होगा, गलत होगा। क्या हो गया, गलत आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और जिंक धातु का रंग कैसा होता है, ग्रे होता है। कैसा होता है, ग्रे होता है। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है सोडियम धातु डॉट में रखी जाती है, किरोसिन में, एल्कोहल में, ईथर में, पानी में। तो देखिए सोडियम धातु को, सोडियम को किस में रखते हैं, किरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम दोनों को। देखिए डिस्कशन से आप देखिएगा। कहता है सोडियम एक तीव्र क्रियाशील धातु है जो जल यहाँ तक कि वायु में भी उपस्थित साधारण नमी से क्रिया करके जलने लगती है। तो सोडियम को किरोसिन में क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल में रखा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह OH द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ईथर एक रासायनिक द्रव पदार्थ है जो एल्कोहल और गंधक के तेजाब से बनता है। आगे है, कितना नया प्रश्न होगा देखिए। 35 था ना, ये 36 नंबर है। कहता है वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक क्या है, प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या है। कहता है ब्राइन है, फ्रेयन है, हवा है, अमोनिया। याद रखेंगे अमोनिया जो है वो वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त रेफ्रिजरेंट है। अमोनिया जो है, अमोनिया से क्या होता है, NH3। अमोनियम कहेगा NH4। और अगर अमोनियम क्लोराइड का तो NH4Cl। ठीक है, चलिए कहता है अमोनियम का प्रयोग प्रशीतन प्रणाली में वाणिज्यिक तौर पर किया जाता है। अमोनियम एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस। अमोनिया के जलीय घोल को मिलाकर घोल को अमोनियम कहा जाता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। जोसेफ प्रिस्टले ने सर्वप्रथम अमोनियम क्लोराइड को चूने के साथ गर्म करके अमोनिया गैस को तैयार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 37 देखिए। कहता है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह गोला कहता है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से, यानी कि धनात्मक रूप से क्या करता है, आवेशित कांच की छड़ के संपर्क में आवेशित किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन गवाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, प्रोटॉन गवाएगा, प्रोटॉन प्राप्त करेगा। देखिए उदासीन है तो ये क्या करेगा, किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क, यानी कोई जो छड़ है वो धनात्मक रूप से क्या है, आवेशित है, उसके संपर्क में लाकर क्या करते हैं, एक मिनट
जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच के छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाता है, वो क्या है, धनात्मक रूप से आवेशित कांच उसके संपर्क से क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कराएगा, गंवाएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, तो इनसे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहता है कि धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी। जब इसको उदासीन धातु के गोले से स्पर्श कराया जाता है तो गोले से इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ पर जाएंगे, अतः धातु का गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, यानी लॉस होगा। अगला देखिए 38 कहता है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल यानी कि चंद्रमा की सतह पर अधिक छलांग लगा सकता है। क्यों? ऑप्शन ए है, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यंत अल्प है, अत्यंत अल्प लिख लीजिए, अल्प यानी कि कम है। देखिए ना, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द लूनर सरफेस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, तो देखिए अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। वो किसके कारण? गुरुत्व बल के कारण। तो देखिए गुरुत्व बल जो है वो पृथ्वी पर अगर बात करें तो कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी में बात करें चांद पर, मून पर, ठीक है, तो ये कितना 1/6 हो जाता है, और 1/6 अर्थ का, पृथ्वी का। ठीक है, तो 1/6 यानी कि कम हो, जिसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा छलांग लगा सकता है। तो इनसे इसका क्या सी हो जाएगा। और समझ लीजिए, देखिए जी बराबर होता है GM/r²। जी बराबर क्या होता है, GM/r²। क्लियर है? चलिए ये देखिए पृथ्वी की क्या है, सतह है, ठीक है, और ये क्या है, केंद्र है। क्या है, केंद्र। तो सुनिए, केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर जी का मान कितना होता है, इस सतह पे बात करें तो जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कमेगा। क्या होगा, जी का मान कमेगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, जी बराबर क्या होगा, 0। तो देखिए W बराबर पढ़े होंगे mg, W बराबर क्या होता है, mg, भार बराबर। तो पृथ्वी के केंद्र पर W का भी मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि mg, तो m गुना क्या होगा, 0, अर्थात W का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ भी W का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना। और जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, GM/r²। GM/r², जी क्या है आपका, बड़ा कैपिटल जी जो गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और पूछेगा आपसे, ये जो है पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया आपका विषुवत। क्या हो गया, विषुवत रेखा, या इक्वेटर का ये विषुवत। ठीक है, और ये क्या हो गया, ध्रुव। क्या हो गया आपका, ये ध्रुव। ठीक है, तो देखिए इधर आएंगे त्रिज्या क्या होगा, कम होगा, यानी कि इस धर जो होगा आपका जी का मान क्या होता है, कम होता है, और यहाँ जी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और जैसे जैसे ध्रुव से क्या विषुवत रेखा इक्वेटर की ओर आएंगे, इक्वेटर इसको कहते हैं, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर की ओर आएंगे तो जी का मान क्या होगा, कमेगा, जी का मान क्या होगा, कमेगा। लेकिन अगर इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे, ध्रुव को क्या कहते हैं, पोल की ओर जाएंगे, तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। और देखिए उसके बाद अगर पृथ्वी जो है ना घूर्णन करना क्या कर दे, बंद कर दे, पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, तो क्या होगा, घूर्णन न करे तब क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देना तो ध्रुव को छोड़कर सभी जगह जी का मान थोड़ा बढ़ जाएगा, जी का मान थोड़ा बढ़ जाएगा, जी का मान थोड़ा बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा, ध्रुव पर कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। यहाँ से सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, सी हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 38 था ना ये रहा डिस्कशन से, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है।
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है। तो देखिए प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो आता है, आपको याद रखना प्रोटोकॉर्डेटा, तो प्रोटो लिख दे रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत जो आता है, सबसे पहले ये पूछेगा, तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है आपका फाइलम हेमिकॉर्डेटा। क्या आता है? फाइलम हेमिकॉर्डेटा आता है, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। उसके बाद इसमें जो आता है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा आता है। उसके बाद याद रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, उस पर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, उस पर सीफेलोकॉर्डेटा। क्या आता है? सीफेलोकॉर्डेटा आता है। क्या आता है? सीफेलोकॉर्डेटा आते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा में कौन कौन आते हैं? फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा आते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद सीफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत ही एम्फियोक्सस आते हैं। कौन आते हैं? एम्फियोक्सस आते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है कि कौन प्रोटोकॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए रोहू, डॉग फिश, टूना। तो देखिए सिफियोक्सस किसके अंतर्गत आते हैं? सीफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत। ऑप्शन क्या है? एम्फियोक्सस। क्या है? एम्फियोक्सस। आंसर क्या ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। कभी कभी आपको ऑप्शन देगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सीफेलोकॉर्डेटा, तो आंसर तो इसमें से आंसर होगा, लेकिन यहाँ से ऑप्शन दिया है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिस्कशन की ओर चलते हैं। तो देखिए आपको दिख रहा होगा प्रोटोकॉर्डेटा समूह के अंदर फाइलम हेमिकॉर्डेटा, ये तो बता ही चुके हैं। यहाँ देखिए रोहू, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लेबियो रोहिटा, जो ताजे मीठे जल में पाई जाती है। इसका शरीर नाव के आकार का होता है। रोहू का आकार कैसा होता है? नाव के आकार का होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लेबियो रोहिटा। वो कहाँ पाए जाते हैं? ताजे मीठे जल में। कहाँ पाए जाते हैं? ताजे मीठे जल में। आगे देखिए जंतु से, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन से कहता है 40 नंबर है। कह रहा है कि जंतु वर्गीकरण का क्रम है, जंतु वर्गीकरण का क्रम आपसे पूछा जा रहा है, क्या है? तो देखिए जंतु वर्गीकरण का क्या है? सबसे पहले क्या है? फाइलम है, फाइलम ये ना। फाइलम के बाद क्या आता है? गण फाइलम। उसके बाद क्या है? गण फाइलम के बाद गण के बाद क्या है? फैमिली है ना, हाँ फैमिली सदस्य। उसके बाद आता है वर्ग। क्या आता है? वर्ग के बाद क्या आता है? वंश के बाद क्या आता है? जाति। क्या आता है? जाति। क्या आता है? जाति। हाँ उल्टा लिख देखिए। हाँ फाइलम हो गया। अरे भाई अच्छा सुनो, फाइलम वर्ग, फैमिली, गण, वंश, जाति। फाइलम आता है। फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास ना, हाँ क्लास के बाद क्या आता है? गण, ऑर्डर के बाद क्या आता है? फैमिली के बाद क्या आता है? वंश के बाद क्या आता है? जाति। क्या आता है? जाति। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, कहता है जंतु के वर्गीकरण की सबसे छोटी श्रेणी जाति है। क्या सबसे छोटी क्या है? जाति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पीसीज। वर्गीकरण में विभिन्न श्रेणियों का सब बड़े से बड़े छोटा क्रम निम्नलिखित है। किंगडम, फाइलम, किंगडम के बाद क्या आता है? जगत। फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, वंश, जीनस, स्पीसीज है। ठीक है, कहता है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है, बतलाइए। देखिए मनुष्य को जो है रोटी चबाता है ना, जब चबाता है तो उस समय लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। क्या होता है? लार स्रावित होता है। क्या स्रावित होता है? लार स्रावित होता है। किससे? लार ग्रंथि से। लार ग्रंथि से क्या होता है? लार स्रावित होता है। उसके बाद ये जो लार है, इसमें जो आपका है लार जो स्रावित हुआ, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट
क्या कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम टाइलिन मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? टाइलिन। पाचक एंजाइम क्या हो गया? टाइलिन होते हैं। क्या होते हैं? टाइलिन होते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम टाइलिन जो होते हैं, ये जो है रोटी में जो आपका जो रोटी है उसमें जो आपका क्या रहता है, रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट के रोटी के कार्बोहाइड्रेट को रोटी के कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है? माल्टोज में। किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज में बदल देता है। और माल्टोज क्या है? तो माल्टोज शर्करा है। क्या है? माल्टोज शर्करा है। और शर्करा है तो शर्करा कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। क्या है? मीठा। क्लियर? सुनिए, लार ग्रंथि से क्या होता है? लार स्रावित होता है। और लार जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम लार जो स्रावित होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम होते हैं। और जो रोटी में, और वो जो है रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में बदलता है? माल्टोज में। और माल्टोज क्या है? शर्करा। तो शर्करा होने के कारण क्या होते हैं? मीठा लगता है। क्या लगते हैं? मीठा। अब ऑप्शन देखिए क्या कहता है। कहता है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित होता है, जिसी को तो शर्करा कहते हैं। ये तो सही है। कहता है कि बी वसा शक्कर में बदल जाता है। नहीं। प्रोटीन शक्कर में बदलता नहीं। बदलता कौन है? कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कोई ना आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 41 हो गया ना, 42। कहता है पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन है? तो देखिए, पहला हो गया आपका विभोजतक उत्तक। विभोजतक क्या है? विभोजतक। और दूसरा क्या है? अस्थाई। क्या है? अस्थाई उत्तक। अब देखिए, अस्थाई उत्तक जो बनता है ना, वो विभोजतक ही क्या बनता है? अस्थाई। जब ये पुराना हो, जब इसके पास विभाजन होने की क्षमता खत्म हो जाती है तो क्या हो जाता है? अस्थाई उत्तक हो जाता है। क्या हो जाता है? अस्थाई उत्तक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए, सरल अस्थाई उत्तक, ये तो अस्थाई उत्तक के प्रकार हो गया, लेकिन मुख्यतः आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? विभोजतक और अस्थाई। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विभोजतक एवं अस्थाई उत्तक। ठीक है, चलिए उसका दूसरी के प्रकार में आएगा, जाइलम फ्लोएम आएगा, सरल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक ना। चलिए 43 कहता है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत क्या? ओपेरिन का सिद्धांत है, तो ओपेरिन का क्या है? कौन सिद्धांत? रासायनिक विकास बतला रहा है। ओपेरिन का सिद्धांत क्या बतलाता है? रासायनिक विकास। क्या बतलाता है? रासायनिक विकास। टेंशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रासायनिक विकास। डिस्कशन क्यों चलते हैं? तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन के सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। अलेक्जेंडर ओपेरिन एक रूसी जीव रसायन रसायनज्ञ थे। उन्होंने एक प्राथमिक सूप में कार्बन आधारित अणुओं से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति सिद्धांत की खोज की। उन्होंने एंजाइमोलॉजी के लिए उनके प्रयास का योगदान दिया और यूएसएसआर में औद्योगिक जैव रसायन की नींव विकसित करने में मदद की। इसलिए हम कह सकते हैं ओपेरिन का सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति के बारे में रासायनिक विकास से जुड़ा है। चलिए 44 कहता है 44 निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाता है? तो अगर किसी भी प्रजाति की संख्या को बनाए रखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो जनन जरूरी है। क्या है? जनन जरूरी है। और जनन क्या कितने प्रकार के? दो, एक लैंगिक और अलैंगिक। क्या है? लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और दूसरा क्या है? अलैंगिक। जाओ अलैंगिक तो लिख देना, लैंगिक दूसरा। तो ये नहीं आपसे पूछेगा। देखिए सबसे ज्यादा समानता किसमें होता है? लैंगिक में। अलैंगिक में होता है समानता ज्यादा होता है। और इसमें क्या होता है? विभिन्नता ज्यादा होता है। अगर पूछेगा समानता, तो समानता जो है इसके तुलना में कम होता है। और अगर पूछेगा कि अलैंगिक में विभिन्नता, इसके विभिन्नता इसमें कम होता है। विभिन्नता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। हाँ, इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता पड़ती है। कितने जनक की? एक जनक की। और इसमें दो विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर? ये जो होता है अमीबा पैरामीशियम, इसमें होती है एक कोश की जीव में होती है और ये बहुकोश की जीव में होती है ना।
कहता है प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रजनन आवश्यक है। प्रजनन सभी जीवित जीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जीवित जीव उनके जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है और ये रहा 45 नंबर। ठीक है, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। 45 के बाद जब सोडियम क्लोराइड को एक जलीय घोल के माध्यम से विद्युत धारा गुजारते हैं तो किस उत्पाद का निर्माण होगा। देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl इसी को क्या कहते हैं, साधारण नमक। क्या कहते हैं, साधारण नमक। साधारण नमक। जब इसे क्या गुजारते हैं, विद्युत। क्या गुजारते हैं, विद्युत। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या बनेगा। तो देखिए जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से एक मिनट NaCl अब जलीय घोल तो प्लस क्या करेंगे H2O विद्युत। अब ना हुआ सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के माध्यम से विद्युत धारा गुजारते हैं। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से जो विस्थापन होगा तो क्या हो जाएगा NaOH बनेगा। क्या बनेगा, NaOH। क्या बनेगा, NaOH है ना। अब प्लस क्या बन जाएगा H2O। क्या बन जाएगा H2 नहीं H2O नहीं NaOH प्लस क्या बनेगा HCl ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रहा आपके सामने। कहता है जब सोडियम क्लोराइड के एक जलीय घोल के माध्यम से दूध गुजरता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जिसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयन होते हैं। क्लोरीन और सोडियम के ये दो बंधन ठोस रूप में बहुत मजबूत है। ये आयन आवेश वाहक होते हैं और इसलिए विद्युत चालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पानी में आयन मुक्त हो जाते हैं और ये अंतरिक्षा से चलते हैं। तो ये था आपका डे 3 जो समाप्त होता है 45 नंबर प्रश्न पे। अब जो शेष प्रश्न बच गए अगले क्लास में देखेंगे इसी तरह से डिस्कशन के साथ अच्छी तरह से। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।